हेलो, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। सम वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एपी। तो पिछले जो कुछ वीडियो हम लोगों ने डाले हैं उसमें हम लोगों ने कवर किया है बेसिक्स ऑफ एपी, एपी क्या होता है, उस पर कुछ प्रॉब्लम, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ एपी, ये सब, और कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। और इससे पहले भी वीडियो में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स किया है, तो आज कुछ अच्छे और मैं साथ ही साथ कंसेप्ट बताता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सो दैट द सम ऑफ nth term from the beginning and nth term from the end is a plus l। देखिए, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट क्यों किया। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस कंसेप्ट पर बेस्ड आपके बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, लाइक इन एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़, या आप ही कोई भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें एपी आता है, तो उसमें आपको इस कंसेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम मिलेंगे। हो सकता है क्योंकि ये बेसिक है तो आपको प्रूव करने के लिए दिया है, हो सकता है वहाँ पर इसी कंसेप्ट पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आपको दे। तो देखिए, पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारा क्या है, एल है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। और हमें दिखाना क्या है कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। जैसे कि कोई एपी होता है, मान लो ये एक एपी है 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। तो कह रहा है कि सेकेंड, मान लो कि nth टर्म के बदले हम सेकेंड टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग तो ये हो गया, एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, तो देखो ये हो गया। इसका सम कितना होता है? तो देखो 5 और 11 का सम कितना होता है? 16 होता है। ये यहाँ प्रूव करना है कि ये जो सम है, ये सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट का सम भी कितना होगा? 2 + 14, 2 + 14 कितना होता है? 16, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बीच वाला जो nth टर्म है, nth टर्म का जो सम होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। ये तो मैंने अभी करके ही दिखा दिया। अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। तो देखो दिया गया फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म एल, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, इसको मैंने नाम दिया Tn1, ठीक है। Tn1 क्या होगा? a + n-1 × d, ये हम लोग जानते हैं फार्मूला से। और nth टर्म फ्रॉम द एंड, देखो ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जब आपको एंड से लेना हो तो कुछ भी मत करना, एक ही चीज़ करना कि डी का जो साइन है उसको चेंज कर देना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ मैंने दिखाया है कि एपी अगर लेफ़्ट टू राइट जाने पर, टर्म बढ़ने पर, जैसे जैसे टर्म बढ़ता है, अगर डी का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, तो वैसा ही क्या होगा कि जब हम राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो डी का वैल्यू क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो Tn2 होगा वो क्या होगा? हम इसको फर्स्ट टर्म लेंगे, nth टर्म फाइंड करना ही है, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो Tn2 इक्वल्स टू क्या होगा? Tn2 इक्वल्स टू l + n-1 × -d, ठीक है। तो इस d को हम यहाँ पर, ये माइनस इधर आया, ठीक है, ये माइनस इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा? l - n-1 × d, ठीक है, l - n-1 × d, ठीक है। तो अब हम लोग को ये दोनों ये प्रूव करना है। देखिए कि Tn1 + Tn2 कितना होगा? तो देखो Tn1 a + n-1 × d हुआ, और Tn2 क्या हुआ? l - n-1 × d। दोनों टर्म को सम किया तो ये प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, तो a + l बचा, ठीक है। इसको मैं एक बार बता चुका हूँ, आप भी कर सकते हो। कोई भी एपी लेना, उसका बिगनिंग से कोई टर्म लेना,
और एंड से कोई टर्म लेना। देखना दोनों का जो सम होगा वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड के बराबर होगा। देखो इस पर एसएससी में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो इससे एक डिराइव होता है कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज a प्लस एल। देखो इसका इस क्वेश्चन ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट हमने एक क्वेश्चन लिया है। देखो -5 -2 +1 +4 अप टू 28 ये एक एपी है। और आप बताओ क्वेश्चन आपको रहेगा कि फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अगर आपको ये पता है कि अगर फिफ्थ टर्म दोनों साइड से पूछ रहा है तो हमारा सम कितना होगा, आप सीधे कर दोगे। -5 + 28 = 23। ठीक है, आपको बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, इसका थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ गए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते। ये मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन है ये, आई थिंक RS अग्रवाल का। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा हाउ मैनी टू बिटवीन 200 to 500, हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, बिटवीन 100 and 1000 हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, लाइक दैट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि जो लीस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखें इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर किसी को नहीं याद हो इसीलिए मैंने ये प्रोसेस भी यहाँ पर डिस्कस किया है। आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि कौन सा लिस्ट नंबर इससे डिविजिबल है। तो देखो 3 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होता है, 100 होता है। आप 100 में 9 से डिवाइड करो तो देखो रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया रिमाइंडर। तो देखो हमारा क्वोशेंट 11 है और रिमाइंडर 1 है। तो आप लिस्ट 3 डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो कैसे निकालोगे। तो आपका जो डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड में से जो रिमाइंडर आया उसको घटा दो तो कितना आया 99। ठीक है, ये 99 9 से डिविजिबल होगा और फिर इसमें 9 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 108। ठीक है, ये आप 5 या 6 में ये पढ़ना है, अगर पढ़े हो याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 108 क्या है, ये लिस्ट नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग लार्जेस्ट नंबर खोजते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का लार्जेस्ट 999 होता है और डिवाइड करने पर ये आपको मिलेगा कि ये ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा एपी जो हमारा होगा वो 108 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा 999 तक। ठीक है, ये है यहाँ मैंने लिखा है। देखो 108 से स्टार्ट किया, फर्स्ट टर्म 108 है, सेकेंड 117, थर्ड 126 एंड लाइक दैट ये 999 तक जाएगा। तो आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि n क्या है, मतलब अगर a का वैल्यू 108 हो, l का वैल्यू 999 हो, d का वैल्यू 9 हो तो n क्या है भैया, कितने नंबर होंगे इस बीच में ये बताओ। तो वो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो L इक्वल्स टू हमारा क्या है, देखो L इक्वल्स टू 999। ठीक है, L 999 है, वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 108, d का वैल्यू 9, आपको क्या मिलेगा 999 - 108 क्या करोगे 891 हो गया। तो 891 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 9। ठीक है, तो n 891 इक्वल्स टू n - 1 बाई 9, तो ये डिवाइड करने पर आया 99, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसलिए 100 ऐसे नंबर होंगे किसके किसके बीच में 108 से लेकर 999 तक जो डिविजिबल बाय 9 होंगे। यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी कंसेप्ट पर और भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, इसी कंसेप्ट पर और भी कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बिटवीन 100 and 500 फाइंड द नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 और 11 और 13 लाइक दैट। ठीक है,
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिटवीन 2000 जस्ट सेकेंड बिटवीन 2000 and 5000 find how many numbers are divisible by 2 and 5 बोथ। ठीक है, तो 2 and 5 अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा क्लास 6th में तो आपको पता होगा कि जो नंबर 2 और 5 से डिवाइड होता है वो 10 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, डिविजिबल है। तो आप 10 के डिविजिबिलिटी रूल से यहाँ पर d इक्वल्स टू 10 रखोगे और a इक्वल्स टू 2000 तो है ही है, l इक्वल्स टू 5000 तो है ही है, तो आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हमारा फोकस है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के माध्यम से वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आपको ये बताया जाए कि क्वेश्चन किस किस तरह से फ्रेम हो सकता है, आप उस क्वेश्चन को कैसे कैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। इन ए फ्लावर बेड, ठीक है, ये क्या है, फूलों की सेज है। ठीक है, एक फूलों की सेज सजाया गया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो फूलों की सेज सजाई गई है जिसमें क्या है 43 रोजेज हैं। ओ वाओ, 43 रोज plants in the first row, 41 in the second, 39 in the third, and so on. There are 11 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस डाला क्योंकि ये आपको फाइंड करना है रोज। ठीक है, ना कि फ्लावर्स। आप ये एग्ज़ाम में गलती कर सकते हो, कुछ बच्चे रोज़ के बदले फ्लावर्स फाइंड करके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखो पहले रो में कितने हैं 43 हैं, दूसरे में कितना है 41 है, तीसरे में कितना है 39 है, और लास्ट में कितना, ये सोन ये जाएगा और लास्ट में है 11। तो आपको देखने से नहीं लग रहा कि ये a इक्वल्स टू 43 है, a इक्वल्स टू कितना है 43 है। ठीक है, ये 41 है, ये 39 है, तो इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो d इक्वल्स टू क्या है -2 है। मतलब a 43 है, d -2 है, तो और फिर AP होने के लिए ज़रूरत ही क्या है, AP होने की कंडीशन फुलफिल हैं। A 43, D -2, L हमारा 11 है, तो हमें बस नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। ठीक है, रोजेज नहीं, वो ROSES वाला नहीं। ठीक है, ROSES वाला रोज नहीं, हमें ROWS वाला रोज फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो L इक्वल्स टू 11। ठीक है, A 43, N -1, D कितना, D 2 घट रहा है। ठीक है, तो 11 - 43 -32 और -32 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा N -1 इंटू -2, N -1 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 16 जा 32। ठीक है, तो N -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N -1 इक्वल्स टू 16, N -1 हमारा N -1 16 हो गया, तो N इक्वल्स टू क्या हो गया 17, इसलिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 17 हैं। ठीक है, चलिए अब बात ये है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे इफ़ दे विल आस्क यू टू फाइंड द नंबर ऑफ हाउ मेनी टोटल फ्लावर्स आर देयर इन फ्लावर बेड, ओके, then what will you do, then you have to find the sum of all terms. So this will be 43, the first term, the d will be what, -2, and the last term is 11. So in that case you will find Sn. So formula for Sn is n by 2 into a plus l, or you can write it as n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, if you will write like that, so you will find that n, the value of n is 17. So 17 by 2 into 43 plus 11, that is 17 by 2 into 54. ठीक है, 2
एंड 27 जा 54, यहाँ आप 17 और 27 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, 459 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज हाउ मच टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो इसका आंसर आप इस तरह से देना। ठीक है, चलो बहुत अच्छा जा रही है। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी के जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो मैंने वीडियोस बनाए हैं 4 या 5, उसमें मैंने एनसीईआरटी का 2 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर और आर.एस. अग्रवाल का 1 चैप्टर विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, इन सारे कंसेप्ट को मैंने, उसमें जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सबको मैंने वीडियोस में कवर किया है। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा कुछ छूटा है तो आप कमेंट में बताओ, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 एपीज़ हमेशा ध्यान में रखना। कितने एपी हैं? 2 एपी हैं, एक नहीं है। have the same common difference. Okay, the difference between the 100th term is 100 and the difference between the 1000th term is what is the difference between the 1000th term? ठीक है, देखो सबसे तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 100 जो भी अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपका डिफरेंस वही होगा जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का है। ठीक है, देखो मान लो कि मैंने एक एपी को 2 से स्टार्ट किया और एक एपी को 10 से स्टार्ट किया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस लिया +5। ठीक, तो ये क्या हो जाए 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17 17 और 5 22 22 5 27। अब देखो फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 8 है। अब आपको थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस अगर बोल दे, ठीक है, 2 और 10 से स्टार्ट किया, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। ठीक है, तो कोई भी आप फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस देखो तो कितना है 10 है, तो थर्ड टर्म के बीच का भी डिफरेंस 10 होगा। जो फोर्थ टर्म है उसके बीच का भी डिफरेंस क्या होगा 27 और 5 32। तो देखो यहाँ भी डिफरेंस 10 होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि लेट द फर्स्ट एपी, पहले एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए माना, कॉमन डिफरेंस डी माना। ठीक है, दूसरे एपी के लिए फर्स्ट टर्म पी माना, कॉमन डिफरेंस डी माना। ठीक है, तो 100 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, a + 100 - 1 × d, a + 99d। तो 100 टर्म क्या होगा a + 99d, और इसका t100 1 से डिनोट किया है। इसका 100 टर्म क्या होगा p + 99d। ठीक है, ये हो गया। अब दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है, मतलब a + 99d - p + 99d = 100। ठीक है, अब देखो a + 99d - p - 99d 99d कैंसिल, तो a - p का वैल्यू कितना आया 100। ठीक है, अब देखो अब पूछ रहा है, दे हैव आस्क्ड यू दैट t1001 - t1002 इज हाउ मच। सो if you will find the value of t1001, so it will be a + 1000 - 1 × d. So because a plus what is tn = how much a + n - 1 × d. Don't try to forget this formula. Okay, so if this one a + 1000 - 1 × d, a + 999d, and the t1002 will be how much p + 1000 - 1 × d, because d is same but a and p are different because 2 aps. So 999d will be cancelled, 999d will be cancelled, so it will be a - p. So from first equation we have seen that a - p = 100. So if 100 term sum difference between the 1000 term is also the same as the difference between 100th term. Okay, understood? Okay,
If you have any confusion, you can ask me. I will destroy your doubts. Okay. Now come to question number 5. So, a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Okay. Okay. Then calculate the interest at the end of each year. सबसे तो पहला एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, कि अगर सम ऑफ रुपीज़ 1000 8% पर ईयर पर इन्वेस्ट किया गया, तो आपको पहले तो ईच ईयर के एंड में वो करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है. दूसरा है कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म करते हैं? नहीं. हाँ या नहीं वो बाद में देखेंगे. इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट. देखो क्या करना है कि आपको एपी के हेल्प से फाइंड करना है कि 30 ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना होता है. वैसे तो आप फाइंड कर ही दोगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा ही है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो आप तो फाइंड कर ही दोगे. लेकिन आपको क्या करना है, मेकिंग यूज़ ऑफ दैट फैक्ट मीन्स यूज़ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से आपको फाइंड करना है. ठीक है, चलो देखते हैं. फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना इंटरेस्ट होगा, तो वो पी इंटू आर इंटू टी बाई 180. सेकेंड सेम एज 160. थर्ड सेम 240. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 80, 160, 240 एंड सो ऑन. ठीक है, अगला हम लेंगे तो 320 आएगा, फिर अगला लेंगे तो 400 आएगा. तो हम देख रहे हैं कि इसका ए क्या है, 80 है, और कितने से बढ़ रहा है, 80 से बढ़ रहा है. यहाँ भी 80, यहाँ भी 80. ठीक है, जहाँ देखो वहाँ 80. तो इसका ए भी 80, डी भी 80. ठीक है, तो जब ए 80 डी 80, तो ये इंटरेस्ट क्या है, एपी में है. और जब एपी में है तो यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स. सो T30 इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 80 प्लस 29 डी. ठीक है, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे. भाइयों वो नहीं करना है. आप 80 को कॉमन ले लो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 29 आ जाएगा. तो 80 इंटू 30 क्या हो गया, 2400. आपने बचपन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पढ़ाई होगा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये ऐसे आप कर सकते हो. तो ये 2400 हो गया. अब देखो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपको सैलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे कि रामू की सैलरी 2000 रुपीज़ है, उसको पर ईयर 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलेगा. तो बताइए कि रामू की सैलरी 10 साल के बाद कितनी होगी. ठीक है, या कोई पूछ सकता है कि मेरे पापा ने मुझे 100 रुपीज़ दिए, अब मैं हर सप्ताह इसमें 5 रुपये ऐड कर रहा हूँ, तो बताओ कि 20वें सप्ताह के बाद मेरे पास कितने रुपये हैं. ठीक है, ये हुआ सेविंग बेस्ड क्वेश्चन. अब आपसे कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल है तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर इसने 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और हर मतलब एवरी डे या एवरी 15 days ही इज़ एडिंग 50 रुपीज़ टू हिज अकाउंट, देन फाइंड हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर आफ्टर द एंड ऑफ what 20 half months. Okay, so the same questions, same concept you will do. So I think in this video I have मैंने इस वीडियो में, ठीक है, जितने एपी के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं RS अग्रवाल में फर्स्ट चैप्टर और NCERT 2 चैप्टर्स, ठीक है, सारे हमने इन सारे वीडियोस में कवर किया. कुछ भी छूटा तो आप बताओ, अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो बताओ. और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, बाय.